रखो सलाह वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे बोर्ड से लड़ने वाले मुसाफिर, नंबर भी मिलेंगे और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद दोस्तों, तो क्या हाल है। मेरा नाम विकास, क्लास 10 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए हिंदी का वायरल मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूं। वीडियो को पूरा देख लेना। और इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पेपर आने वाला ये बोर्ड द्वारा जारी किया गया पेपर है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और लाइक वगैरह ठोक देना यार, इतनी मेहनत आप लोगों के लिए करते हैं। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले मॉडल पेपर यहां पर है, प्रश्न पत्र, ठीक है। मॉडल पेपर प्रश्न पत्र है, सत्र 2022-23 के लिए है, तो ये आप याद रखना। और कक्षा 10 के लिए है, विषय हिंदी खंड आ, ठीक है। यहां पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 3 घंटे 15 मिनट आपको समय मिलते हैं, 15 मिनट इसे पढ़ने के लिए मिलते हैं, 70 का पूर्णांक होता है, 30 नंबर आपके स्कूल से मिलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद यहां पर आता है कि भाई प्रश्न पत्र 2 खंड में विभाजित रहेगा, खंड आ और बा में। आ में टोटल 20 नंबर के अब की बार बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और बा में आपके जो भी क्वेश्चन आते थे वो आएंगे। टोटल मॉडल पेपर चेंज हो चुका है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 20 नंबर के बहुविकल्पी आएंगे तो उन्हें जरूर तैयार करना, मैं तैयार करवाऊंगा यार आप लोगों के, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं प्रश्न पत्र के, हमें जो है वही सब कुछ दिया है। और एक बात, OMR सीट पर आपको भरना पड़ेगा, काला और ब्लैक पेन का क्या बोल रहा हूं, काला और नीले पेन का प्रयोग करना पड़ेगा और दूसरा पेन प्रयोग नहीं कर सकते, गोला करना होता है, तो वो मैं बता दूंगा जल्दी, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। उसके बाद आपका क्या आता है कि भाई आपके जो बहुविकल्पी होंगे 1 नंबर के होंगे, तो ये भी आप ध्यान रखना। तो चलो देखते हैं यहां पर क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर बहुविकल्पी प्रश्न खंड आ, तो यहां पर आप लोग देख सकते हो पहला प्रश्न क्या है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। मैं आपको सॉल्व करवा दूं यार, ताकि बोर्ड एग्जाम में आप लोगों की थोड़ा बहुत हेल्प भी हो जाए, है ना। तो आ जाओ, तो यहां पर देखो बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, यहां पर पूछा गया है, तो पूर्णांक तो 20 नंबर का है ही। तो पहला यहां पर विकल्प है भारतेंद्र युग या फिर द्विवेदी युग या फिर शुक्ल युग या फिर शुक्लांतर युग। तो यहां पर क्या हो सकता है, बाबू गुलाब राय किस युग के जो लेखक थे वो आपको बताना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो बाबू गुलाब राय थे वो थे शुक्ल युग के लेखक, तो ये आप लोग याद रखना, ये विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाता है। तो आप इस तरीके से OMR शीट पर गोला करेंगे, वो मैं आगे चल के बता दूंगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि भाई दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि प्रश्न नंबर 2, चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो चिंतामणि में हमेशा से बताया हूं किस विधा की रचना है भाई साहब, किसकी रचना है, तो वो है निबंध विधा की रचना। और किसकी रचना जल्दी से कमेंट करो, मैं बता दूं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, है ना। आप जानते हो कितना इंपॉर्टेंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपके लिए, क्योंकि भाई ये पाठ में भी है, मित्रता नामक निबंध लिखे हैं, आप लोग जानते हैं, तो यही है, आप देखना। उसके बाद आपका आता है अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 3, गबन किसकी रचना है। तो गबन किसकी रचना जल्दी से बताओ, मुंशी प्रेमचंद की, जयशंकर प्रसाद की, निराला की या फिर हरिकृष्ण प्रेमी की। तो गबन जो रचना है वो ध्यान देना आप लोग, गबन गोदान सेवा सदन निर्मला किसकी है, उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी के, भाई साहब सारे याद कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गबन जो है मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है, तो ये आपका पहला विकल्प सही हो जाता है। उसके बाद आपका अगला आता है क्वेश्चन भाई चौथा में क्या दिया गया है, चौथा में है शुक्ल युग की समय अवधि है। तो शुक्ल युग की समय अवधि कब है, पहला है यहाँ पर 1936 से 1943 तक, 1919 से 1938 तक या फिर 1900 से 1918 तक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करो कि क्या हो सकती है, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा दूसरा 1919 से 1938 ईस्वी तक। तो ध्यान देना, ये आपका विकल्प बिल्कुल राइट हो जाता है, 1 नंबर आपके फिक्स हो गए। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है प्रश्न नंबर 5, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो जल्दी से बताओ नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। पहला जीवनी, दूसरा है आत्मकथा, तीसरा है साक्षात्कार, भेंट वार्ता या रेखा चित्र। तो नीड़ का निर्माण फिर जो है वो किस विधा की रचना है, आप लोग ध्यान देना, आत्मकथा। और इसके एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक है, आप जल्दी से कमेंट करो कौन है, हास्य नाम आता है हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, मैं बता दे रहा हूं। और इनकी जितनी भी रचना है उनको भी तैयार कर लो। उसके बाद आता है आगे 6वां क्वेश्चन क्या आता है कि भाई प्रश्न नंबर 6, प्रिप्रवास किस युग की रचना है। तो प्रिप्रवास किस युग की रचना जल्दी से बताओ, द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग, प्रगतिवाद युग या छायावाद युग। तो किस युग की रचना है, मतलब जो प्रिप्रवास के लेखक वो किस युग के है, यही तो पूछा गया है ना, किस युग के कवि हैं। तो यहां पर आप लोग ध्यान देना, जो प्रिप्रवास है वो आपके है द्विवेदी युग की, ठीक है। तो यहां पर द्विवेदी युग, तो ये आप लोग ध्यान देना। उसके बाद आपका आता है 7वां नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है, मधुशाला किसकी रचना है। तो मधुशाला पहला है विकल्प रामधारी सिंह दिनकर की या हरिऔध की या फिर हरिवंश राय बच्चन या सुमित्रा नंदन पंत। तो मधुशाला जो है वो किसकी रचना है, जल्दी से मुझे आप लोग बताओ। तो यहां पर मैं बता दूं हरिवंश राय बच्चन जी की, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी की है। नीड़ का निर्माण फिर आपने पढ़ा होगा, क्या भूलूं क्या याद करूं, इनकी रचना एक इंपॉर्टेंट और भी है, याद कर लेना।
उसके बाद आगे आपका आता है 8वां क्वेश्चन। 8वां क्या कहता है, भारत भारती किसकी रचना है? तो सिया शरण गुप्त की, सिया राम शरण गुप्त या मैथिली शरण गुप्त या जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। तो भारत भारती आप लोग याद रखना वो रचना है किसकी, मैथिली शरण गुप्त की। तो ये आपका विकल्प सही हो जाता है, 1 नंबर फिक्स है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन कहता है भाई साहब कि आधुनिक काल कब से कब तक है? तो पहला नंबर है सन 1843 से अब तक, दूसरा है 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक, तीसरा है सन 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक, चौथा है 1936 से 1943 ईस्वी तक। तो जल्दी से मुझे आप लोग बताओ कि कब है भाई साहब। तो यहाँ पर जो आधुनिक काल की जो समय अवधि मानी जाती है वो कब मानी जाती है? तो यहाँ पर ध्यान देना आप लोग, ठीक है, 1843 से अब तक। ठीक है, 1843 हो 1850 लिखा हो तो ये भी आप लोग ध्यान देना, 1850 से अब तक भी बोला जाता है कहीं कहीं पर, तो ये आप लोग कंफ्यूज मत होना। उसके बाद आपका अगला आता है, क्या आता है भाई साहब, प्रश्न नंबर 10, मतीराम किस युग के कवि हैं? तो मतीराम किस युग के कवि, जल्दी से बताओ, आधुनिक काल या फिर आदिकाल या फिर भक्ति काल या रीतिकाल? तो जो मतीराम थे वो थे रीतिकाल के कवि। तो आप लोग ये याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद आपका अगला आता है। अगला क्या कहता है क्वेश्चन भाई साहब कि भाई हास्य रस का स्थायी भाव है, 11वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है या फिर रति है या फिर हास है या फिर निर्वेद है? तो जल्दी से बताओ हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? भाई हास्य रस का स्थायी भाव आप जानते हो, हास है, हास मतलब हंसी। तो बस आपका तीसरा क्वेश्चन सही है। और शोक जो किसका स्थायी भाव है? करुण रस का, तो ये भी याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन कहता है सोवत ओढ़े पीत पट्ट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रकाश। तो ध्यान देना, तो ये उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है यहाँ पर पूछा गया है? तो जल्दी से बताओ, उपमा अलंकार है या फिर यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है? ठीक है, जल्दी से बताओ कौन कौन से अलंकार है यहाँ पर, रूपक अलंकार या श्लेष अलंकार? तो सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप परयो, कहीं कहीं पर प्रकाश लिखा होता है, कहीं कहीं पर प्रभात भी लिखा होता है। तो ये कंफ्यूज मत होना आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा भाई साहब? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार आप लोग टिक लगा देना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। उसके बाद आपका 13वां नंबर क्वेश्चन आता है, रोला छंद में कुल कितने चरण हैं? तो रोला छंद में कुल कितने चरण हैं? पहला है यहाँ पर 3 चरण या फिर 2 चरण या 4 चरण या 5 चरण। तो रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? आप लोग ध्यान देना, रोला छंद में होते हैं 4 चरण। ठीक है, 4 चरण वाला छंद होता है रोला छंद। उसके बाद आपका 14वां क्वेश्चन आता है कि भाई आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? 1 नंबर का आपकी बार उपसर्ग आएगा। तो यहाँ पर आ बिल्कुल है भाई, कौन सा हो जाएगा? आंख बूंद कर बता दोगे कि आ है ना, आकर्षण, आधन आकर्षण, आकर्षण हो गया, तो ये हो गया आकर्षण। तो उसके बाद आपका प्रत्यय के कितने भेद हैं? प्रत्यय के भेद तो आप नहीं पढ़े होंगे, इतना कठिन क्वेश्चन आता भी नहीं है, ये बना दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर प्रत्यय के कितने भेद हो सकते हैं? यहाँ पर जल्दी से बताओ, 2 भेद या 5 भेद या 6 भेद या 3 भेद? तो यहाँ पर याद रखना 2 भेद। ठीक है, तो 2 भेद हैं प्रत्यय के, तो आपका ये विकल्प सही हो जाता है। उसके बाद आपका 16वां नंबर क्वेश्चन है, पीतांबर में कौन सा समास है? तो जल्दी से बताओ, पीतांबर में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व समास या फिर बहुब्रीहि या फिर तत्पुरुष? तो तत्पुरुष तो आपको पढ़ना नहीं होता। वैसे पीतांबर में कौन सा समास है? तो यहाँ पर याद रख लेना, यहाँ पर कर्मधारय भी हो सकता है, बहुब्रीहि भी हो सकता है, क्योंकि पीतांबर में जो होता है, पीतांबर कृष्ण को भी कहते हैं, है ना, और पीले वस्त्र पहनने वाले ने पीले वस्त्रों को भी कहते हैं, तो दोनों हो सकते हैं। तो ये आप याद कर लेना। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है इन बोर्ड वालों की, अपना सिलेबस चेक करने जाओगे तो बोलेंगे द्वंद्व और द्विगु समास आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर किस तरीके से इन्होंने डाल दिया भाई साहब बहुब्रीहि समास, तो आप जल्दी से देखो इनकी मक्कारी। ठीक है, उसके बाद आपका आता है अगला, आंसू का तत्सम रूप है। तो आंसू का तत्सम रूप क्या है? अश्रु या फिर अंशु या फिर रोना या फिर आंख? तो आंसू का जो है तत्सम रूप है, आप ध्यान देना, अश्रु। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है भाई साहब, यण संधि का सूत्र है, 18वां नंबर है। तो अधगुण या फिर अक सवर्णे दीर्घ या फिर इकोयणाची या फिर वृद्धि रेची। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई यण संधि का सूत्र? तो यण संधि में आपका सूत्र जो हो जाएगा वो हो जाएगा, याद रखने ना, इकोयणाची। ठीक है, तो ये आप ध्यान देना।
उसके बाद आपका अगला आता है भाई साहब, कौन सा अगला आता है, फलस शब्द का वचन एवं विभक्ति है। तो फलस शब्द का वचन एवं विभक्ति कौन सी हो जाएगी, जल्दी से आप लोग बताओ, मुझे कमेंट करो, मैं बता दूं। षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो ये आप याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपका अगला आता है प्रश्न नंबर 20, अपठत धातु का वचन एवं पुरुष है। तो अपठत धातु का वचन एवं पुरुष कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताओ। तो मैं बता दूं आपका प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है। तो ये आप ध्यान देना। तो ये बस यही थी वीडियो, ये देखो। अब उसके बाद आपका वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे, दीर्घ प्रश्न आप कह सकते हो इनको, ठीक है। तो दीर्घ प्रश्न, पहले ये लाइट ब्लिंक कर रही है, मैं बता दूं। रिमोडवा कहाँ गया हमारा रिमोडवा, ठीक है। हाँ हाँ, अब गुलाबी आंखें गुलाबी चेहरा है ना, बढ़िया लाइट जल रही है। तो चलो देखते हैं यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब में क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले आप जानते हो वही भाई साहब की संदर्भ व्याख्या आएगी आपके, है ना। तो संदर्भ व्याख्या में आपका यहाँ पर आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, गद्य आएगा। तो गद्य में आपका 6 नंबर का पूछेगा और पद्य में भी 6 नंबर का, 2-2 रहेंगी सभी में। तो अथवा में एक दिया रहेगा, जो आए वही कर लेना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिनमें वे गुण हो। चिंतनशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षी वाला चंद्रगुप्त युक्त और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। तो यहाँ पर ये मित्रता की बात कही गई है कि भाई अलग अलग स्वभाव वाले लोगों के बीच भी मित्रता हो सकती है। अलग अलग स्वभाव का मतलब क्या होता है ना। कोई गुस्सैल हो सकता है, कोई शांत स्वभाव का हो सकता है, लक्ष्मण राम। तो यहाँ पर क्या है आपको बताना पड़ेगा। सबसे पहले संदर्भ, संदर्भ आपका कितने नंबर का आएगा भाई साहब, 2 नंबर का। 2 नंबर का संदर्भ बिल्कुल आराम से कर लोगे, है ना, क्योंकि आप चैप्टर को पहचानना है और लेखक का नाम मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर मित्रता बोला है, मित्रता के लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो बस 2 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करना पड़ेगा। तो रेखांकित अंश की व्याख्या आपको क्या मतलब जानते हो कि जो ये रेखा खींची हुई है, मतलब कहां तक आपको करना पड़ेगा। जो ये रेखा यहां से खींची हुई है यहां तक, और यहां से यहां तक की आपको व्याख्या करना है बस। तो आपको बना बनाकर अथवा अथवा या है ना अर्थात करके थोड़ा सा बड़ा सा लिख देना है, 8-10 लाइन का, आराम से आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये आप लोग याद कर लेना। उसके बाद 2 नंबर आपका ये फिक्स हो गया। उसके बाद आपका आता है तीसरा में लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। आप आराम से बता सकते हो कि भाई क्यों आकर्षित होते हैं, क्योंकि भाई हम में जो क्वालिटी नहीं है वो क्वालिटी हम अपने मित्र में देखना चाहते हैं, इसलिए विभिन्नता को देखकर लोग आकर्षित होते हैं, मित्र बनाते हैं, सिंपल है ना। तो आपका ये बिल्कुल 2 नंबर फिक्स हो गया। इसके बाद अथवा में भी दिया है भाई साहब, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना, ये सब है ना, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध। ये आपका है ममता वाला चैप्टर से है। ममता के लेखक कौन है आप लोग मुझे कमेंट कर देना जल्दी से। तो ये है, तो पहला यहाँ पर है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए और गद्यांश के रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। ममता द्वारा, ये देखो ममता यहाँ पर लिखा भी है, ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो ध्यान देना, वर्ड पकड़ना, अगर आप व्याख्या कर रहे हो ना तो पढ़ना और शब्द पकड़ना। अगर संस्कृति वगैरह शब्द आते हैं तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की हो जाएगी, भारतीय संस्कृति वाली। और अगर यहाँ पर आता है कि भाई मित्रता आ गया तो मित्रता हो जाएगा, ममता आ गया वहां पर सब तो ममता वाले चैप्टर से हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको आसानी होगी उसको पहचानने में, ठीक है। तो ये आप ध्यान देना। तो यहाँ पर देखो पूरा पहले पढ़ लेना ध्यान से। उसके बाद आपका आता है दूसरा, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये आपका पद्यांश आएंगी, है ना। तो पद्यांश में क्या है भाई, सबसे पहले चरण कमल बंदाऊं हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लांगे, अंधे को सब कछु दर्शाई, भैरव सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदाओं ही पाई। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो भाई इसके जो चरण कमल बंदाऊं हरिराई, इसके जो आपके कवि हैं वो कौन है आपको बताना पड़ेगा। तो ठीक है, कवि सबसे पहले तो इसका यहाँ पर देखो 2-2 नंबर सभी के मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका 2 नंबर, इसका 2 नंबर, इसका 2 नंबर। रेखांकित अंश की आपको व्याख्या कर देना है भाई, चरण कमल बंदाऊं हरिराई, है ना। मैं उस प्रभु की चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जाकी कृपा पंगु, जिसकी कृपा से लंगड़ा भी पहाड़ को लांघने लगता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहिरा भी सुनने लगता है, और रंग चले सिर छत्र धराई, जो भी रंग होता है, फकीर होता है, वो मतलब क्या है, अमीर बनकर चलने लगता है ना, सिर पर
छत्र धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास करुणामय उस स्वामी की क्या है, बार बार बंद होती है भाई, बार बार वंदना करते हैं। तो यहाँ पर सूरदास इसके कवि ही हैं। तो बस कवि कौन है, सूरदास, और इसके जो भी है आप लिख दो आराम से, संदर्भ तो बन ही जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने बता दिया। उपरोक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना पड़ेगा। जल्दी से कमेंट करो कौन सा अलंकार है, बताओ जल्दी, ठीक है। उसके बाद अगला अथवा में भी दिया, देखो, सुनी सुंदर बैन सुधारस साने सयानी जानकी जानी भली तिरछे करी कानन। ये देखो तुलसीदास जी का आ गया यहाँ पर, ठीक है, तुलसीदास। क्यों? क्योंकि सीता जी के बारे में बता रहे हैं भाई, तुलसीदास ही होंगे ना। उसके बाद आपका यहाँ पर ये देखो, मैं सब बताते चल रहा हूँ, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोग यहाँ पर पढ़ लेना, मैं पढ़ा दूंगा आगे। और यहाँ पर अनुराग तराग तथा मनुमंजुल कहानी कली में कौन सा अलंकार बताना पड़ेगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ध्यान देना, संदर्भ 2 नंबर का होगा, 3 नंबर के आपका इसका अनुवाद करने को मिलेगा। तो ध्यान देना, भारतीय संस्कृति वाले से हमेशा आता है, और वाराणसी, भारतीय संस्कृति और वाराणसी दोनों चैप्टर का अनुवाद जरूर तैयार कर लेना। और संदर्भ में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि केवल चैप्टर का नाम बताना होता है। तो आप चैप्टर का नाम, मतलब 2 नंबर तो ये फिक्स है, 3 नंबर के लिए अनुवाद सीखना पड़ेगा। सीखना नहीं है, केवल एक बार पढ़ना है, 2 बार 3 बार रट लो यार, बस रट लो, मैं कहता हूं अगर नहीं आता अनुवाद, ठीक है। तो बस आपके 5 नंबर फिक्स हो गए बिल्कुल, तो ये ध्यान देना। तो इसी को तैयार कर लो, ये पक्का आएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद आप देख लो, ये पूरी है ना। उसके बाद अगला आपका क्या आता है, चौथा में, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब की बार क्या होगा कि भाई पद्यांश अलग आएंगी, और वो भी 5 नंबर की आएंगी। तो ध्यान देना भाई, पद्यांश का भी आप लोगों को अनुवाद रट लेना है। इंपॉर्टेंट जो भी पद्यांश है, पक्का फंस जाएंगे, मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है, आगे आपको मिलेगी वीडियोस। उसके बाद तो यहाँ देखो, मानम हित्वा प्रभव भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वा अर्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवे, ठीक है। उसके बाद अथवा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो यहाँ पर इसका अनुवाद आप लोग सीख लो, और चैप्टर का क्या किस चैप्टर से लिया गया है वो आप लोग याद करो भाई, और क्या हो सकता है। ठीक है। उसके बाद अगला 5वां आता है, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो यहां पर आपको खंडकाव्य बताना पड़ेगा। अपने सर से पूछो जाकर, सर हमारे यहाँ कौन सा खंडकाव्य लगता है, क्योंकि मैं नहीं बता सकता, मुझसे यूपी के सारे जितने भी जिले हैं 75 हैं, तो सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो मैं तो बता नहीं सकता ना भाई साहब अलग अलग। तो जाकर अपने सर से पूछ लो, इतनी तो कष्ट कर लो, कहा सब विकास भैया ही बताए। हाँ? तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है 6वां क्वेश्चन। क्या आता है भैया 6वें क्वेश्चन में, दिए गए लेखों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उसकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अब की बार 5 नंबर का आएगा जीवन परिचय, दोनों का मिलाकर 10 नंबर का भाई साहब जीवन परिचय आएगा। कान खोल लो, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तो यहीं से पढ़ लो, लर्ण मंत्रा से, ठीक है, विकास भैया से। उसके बाद यहाँ पर भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीनों तैयार कर लो, बोर्ड एग्जाम में गारंटी है 5 नंबर फिक्स है। बस तुम्हारा विकास भैया अभी से दे रहा है नंबर तुमको 5 नंबर, बस जो कह रहा है वो फॉलो करो। तो ये है। उसके बाद आपका 6वें में देखो, यहाँ पर ये लेखक परिचय था, है ना, ये कौन था, लेखक परिचय, ठीक है, लेखक। और ये अब आपका आएगा कवि परिचय। तो कवि परिचय भी 5 नंबर का ही होगा। तो भाई साहब 5 नंबर का होगा तो जल्दी से तैयार करो। गोस्वामी तुलसीदास जी का तैयार कर लो, सूरदास जी का तैयार कर लो, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा, इतने तैयार कर लोगे, बोर्ड एग्जाम में 100% कोई ना कोई आएंगे ही आएंगे, मैं गारंटी देता हूँ। 5 नंबर यानी 10 नंबर आपको मैं अभी फिक्स करवा दिया। और अगर आपको रटने में दिक्कत होती है तो प्लीज सर्च करो। क्या सर्च करोगे, जिसका भी जीवन परिचय सर्च करना है, सर्च करो। उसके बाद बाई विकास भैया या बाई हिंदुस्तानी क्लास है, या आप लिख सकते हो बाई लर्ण मंत्रा, वीडियो आपके सामने होगी, बिल्कुल पिक्चर सामने होगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 7वां में क्या कहता है भैया, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया वो कोई एक श्लोक लिखिए। ये हमेशा आता था, अभी भी आएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना कि भाई आपके 3 श्लोक आपको याद करने पड़ेंगे 2 नंबर के लिए, क्योंकि 2 श्लोक आपके उधर आएंगे, अगर वही आ गए तो क्या करोगे, तो ये आप लोग ध्यान देना। उसके बाद अगला आता है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। भैया 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और बहुत ही सरल होते हैं, हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान देना। यहाँ पर जैसे भारतीय संस्कृति मूलम की मस्ती, पुरु राजा यमन राजा आसीत, चंद्रशेखर कहा आसीत, एका भारती रह वीरा आसीत, चंद्रशेखर एक भारत के वीर थे, वीरा केन पूजते वीरा वीरेण पूजते, भैया आपको बता दिया यहीं पर, ठीक है। उसके बाद अगला आता है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध आपको लिखना पड़ेगा। निबंध आप जब लिखोगे तो पर्यावरण संरक्षण के उपाय पर लिख सकते हो, आतंकवाद के कारण और निवारण, जनसंख्या लाभ हानि, नारी सशक्तिकरण,
ये तैयार कर लो। और एक बताता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट, स्वदेश प्रेम, वो तो यहाँ पर दिया ही नहीं है, उसको तैयार करो, 100% आएगा ही आएगा। बस निबंध किस तरीके से लिखा जाता है उसकी वीडियो जल्दी आएगी, ठीक है, मतलब सारी वीडियो हो जाएंगी, बस थोड़ा थोड़ा वेट करो यार। और हाँ एक चीज, जिस टॉपिक पर वीडियो जाए कमेंट भी किया करो, और लाइक ठोंको दबाकर भाई, मोटिवेशन मिले भर भर के, ताकि वीडियो आए। लाइक करते नहीं हो, और अपने दोस्तों के पास शेयर करो ताकि उसकी भी हेल्प हो जाए। विकास भैया, लर्न मंत्रा, ठीक है, सब कुछ फैला दो हर जगह। हाँ तो चलो, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बस आपका ये खत्म, टाटा बाय बाय, गया सारा खत्म। तो चलो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कारम, जय हिंद, जय भारत।